जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, लाइफ प्रोसेस को। फिर इसके बाद से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर आप बोलो तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ला लेंगे। लेकिन मैंने ना प्रीवियस वीडियो में कुछ आपको टॉपिक्स बताए थे, जैसे कि रेस्पिरेशन क्या है और आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था। लेकिन मैंने उस वीडियो में रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट काट दिया था, और जो हार्ड था वो था उसका पूरा कंप्लीट था, और रेस्पिरेशन को कुछ पार्ट में कट कर दिया था, क्योंकि अगर मैं उसको वहीं ऑन द स्पॉट आपको बताता तो हो सकता था कि आपका दिमाग घचपचा जाए। लेकिन इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर ये है भाई कि जिन लोगों ने पहले 2 वीडियो नहीं देखा है वो लोग अगर ये वीडियो देखने वाले, या फिर एटलीस्ट आपको अगर एक्सप्रेशन में डाउट है तो ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेस्पिरेशन पार्ट में जो है ना थोड़ा बहुत डाउट है तो पहले आप उस वीडियो को देख के आइए, उसके बाद फिर आपको ये समझ आएगा। तो भाई चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। देखो, हमारा जो टॉपिक था रेस्पिरेशन, इसमें हमने पूरा पढ़ लेता है कि फेफड़ा वेफड़ा कैसे कैसे काम करता है, एल्वियोलाई क्या होता है, जगह देता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक चार्ट बना है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन रहता है, हमने देखा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी में रेस्पिरेशन जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, पहले मैंने आपको बताया था, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? नॉस्ट्रिल, नासा कैविटी, फ्लेरिंग, लेरिंग, ट्रैकाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूलिस, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में होता है क्या, सेल। सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। और हम ऑक्सीजन को इनहेल क्यों करते हैं? एनर्जी लेने के लिए, जिस कारण से ये जरूरी हो जाता है। लेकिन आप जरा समझिए कि सेल में भी ना 2 कंडीशंस होते हैं, सेल में भी 2 कंडीशंस होते हैं। मतलब सेल एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कहाँ पर करेगा ये डिफरेंस हो जाता है। और उसी डिफरेंस के बेसिस पर हमने 2 टाइप के रेस्पिरेशन बनाए, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है उसमें O2 का प्रेजेंस होता है, मतलब O2 रहता है, और इसमें O2 जो है वो नहीं रहता है। O2 इसमें रहता है, O2 इसमें नहीं रहता। और ये जो है कहाँ पर होता है, तो ये होता है, ये दोनों, ये दोस्तों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये आपके साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो जरा पहले हम लोग इसको थोड़ा सेल की मदद से समझ लेते हैं, क्योंकि कई भैया लोग को तो पता नहीं होगा सेल कैसे दिखता है, जीवन में पहली बार तो देखने जा रहे होंगे। देखो, ये आपका सेल है। सेल में बीच में होता है क्या, न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहीं पर आपका क्या होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये थोड़ा ब्रीफ है, तो भाई जिन लोग को नॉलेज लेना है उन लोग के लिए, अब जिन लोग को छपरी टाइप नंबरें छापना है तो उन लोग का कुछ नहीं हो सकता। देखो, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसके पास खुद का क्या रहता है, 70S का प्रोटीन बनाने का मशीन रहता है। अब एस वैस में मत जाओ, बस इतना समझो, इसके पास खुद का मशीन है जो अपने लिए खुद का क्या बना सकता है, एनर्जी बना सकता है। इसमें रहता है क्या, इसके बीच में रहता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम आप सबको पता है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। यही प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। तो जो ये जो राइबोसोम है इसी में प्रेजेंट होता है। अब इस राइबोसोम के अंदर में ना, मतलब ये जो आपको खाली जगह मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स रहता है, उसमें फ्लूइड रहता है, उसमें सिट्रिक एसिड वगैरह चीज़ें रहती है। और वही जो रहता है वो एक साइकिल चलाते हैं, जिसका नाम है क्या, क्रैब्स साइकिल। क्या है भाई? क्रैब्स साइकिल। देखो भाई, अब इसको ना आपने पूरे बुक में खोज लो, कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा एडवांस लेवल का है। क्योंकि अगर आप भाई पढ़ ही रहे हो ढकेल पेल के, तो पढ़ लो, या फिर नॉलेज लें तो ले लो। तो ये है क्या, क्रैब साइकिल। मेरा काम है बताना, आपका काम है पढ़ना। अब देखते हैं कि कौन कैसे पढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी आएगा। तो ये है क्या, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के थ्रू क्या बनाता है, कोई भी सेल अपना एनर्जी बनाता है। मतलब जो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किससे बनता होगा, क्रैब साइकिल से बनता होगा। ये तो ठीक है, इतना समझ आ गया सर जी कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन इस क्रैब साइकिल को चलाएगा, और चलाने से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लोचा है, यहाँ पर ये तो समझ आ गया कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा भाई, तो यहाँ पर बोलोगे कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में होगा, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो उसको क्या चलाना पड़ेगा, क्रैब साइकिल, जिसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड थिंग्स होते हैं, जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यीस्ट। यीस्ट क्या करता है ना,
यीस्ट खुद का ऑक्सीजन खुद से बना लेता है। जैसे प्लांट हो गए, प्लांट खुद का ऑक्सीजन खुद से बना लेता है, उसको एक्सटर्नल कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो वही लोग क्या करते हैं, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब आपको ये समझ आ गया, जो भी ऑर्गेनिज्म सांस लेता होगा मतलब वो ऑक्सीजन को इनहेल करता होगा, वहाँ पर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो भी सांस नहीं लेता होगा, जैसे प्लांट है, प्लांट अपने खुद का ऑक्सीजन खुद बना लेते हैं। जो आपके यीस्ट है यानी फंगस है, फंगस भी अपना खुद का ऑक्सीजन खुद ही बना लेता है। इसका मतलब ये है, ये सब किस में आएंगे भाई, ये सब आएंगे आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे। साइटोप्लाज्म आप सबको पता है जो फ्लूइड रहता है, तो कई लोग साइटोप्लाज्म में कर लेते हैं ये रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, कई लोग माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या बेसिक डिफरेंस आपका एरोबिक एनारोबिक का, ये 5 नंबर के लिए आता है आपके क्वेश्चन, लेकिन खैर अभी तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये 3 नंबर में आ जाए विथ क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो अब दोनों का बोल सकते हैं कि ये दोनों को बनाओ या ये दोनों को बनाओ। मैं जब साइंस का जब क्वेश्चन फॉर्मेट बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस समय पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यही समझो कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या है। अब जरा इस चार्ट को देखो एक बार। अब इस चार्ट से आपको कुछ चीज़ एनालाइज करना है। आपने एनालाइज कर लिया होगा। देखो यहाँ पर ना 6 ग्लूकोज होता है। देखो ग्लूकोज क्या है, तो बेसिकली ग्लूकोज एक शुगर होता है जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो ग्लूकोज जो रहता है ना, वो एक प्रोसेस चलाता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इसके द्वारा ये ग्लूकोज थीन पाइरूवेट में टूट जाता है। देखो जैसे कि हम क्या बोलते हैं, आपके आटे को डायरेक्ट नहीं खा सकते, लेकिन उसे रोटी बनाकर खा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें अपना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं चाहिए, हमें उसको पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। यही रीज़न है कि उसमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है और ये थोड़ा सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग पाइरूवेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद आपका 2 प्रोसेस चालू होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक में होता ये है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो उसमें मतलब जो साइकिल चलेगा क्रैब्स साइकिल के थ्रू, CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा और उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब एनर्जी कितना, तो ये होता है 38 ATP। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखेंगे कितना ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है क्या, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। देखो जैसे जब आप सबको पता होगा, जब आप एकदम ज़्यादा वर्कआउट करते गए, एकदम ज़्यादा वर्कआउट करे, वहाँ तो रे पूरा हाथ पैर चंगुर गए, इसका मतलब क्या है, आपके मसल्स पे पेन हो रहा है। मसल्स पे पेन होने का मतलब है कि आपका जो सेल है ना, सेल वो एक एक सेल एकदम टूट चुका है और आके मिलना चाह रहा है, जिस कारण से आपका जो मसल है वो मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो देखना एक बार, कई बार जहाँ पर लग जाता है ना, वो बोलते हैं ना, एकदम जो लड़का एकदम मार खा रहता है, कुटहाज पर गया है, लड़का को लगता नहीं है, क्योंकि उसका जो मसल रहता है वो पूरी तरीके से तैयार है। पता है उसको मम्मी 10 झापड़ तड़ तड़ दे दी है, अब उसको पता है उसके सेल को इतना तो चोट तो हम लोग यूं ही झेल लेंगे, इतना तो पहला झेले थे, और दे चढ़ाक से उसको कुछ नहीं लगेगा। कई कई लड़का एकदम बेलहर है, तो पड़ा पड़ दोगे ना, वो एकदम कुठाज पड़ जाएगा, उसको जितना भी मार लो उसको लगेगा नहीं, क्योंकि उसके सारे सेल को तो पता चल गया, अरे इतना चोट तो हम यूं ही झेल लेते हैं। ये होता है, इसलिए बोला जाता है मेहनत जितना करोगे, आपका शरीर जितना तपेगा, उतना ज़्यादा आपका शरीर अच्छी तरीके से काम करेगा। अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको अपने शरीर को तपाना पड़ता है। ठीक है, जिस कारण आर्मी वालों को भी एक बहुत कड़ा क्या बोलते थे उसको, ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरीके से एकदम ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। वो लोग कहीं भी जाएँ, कश्मीर में चले दो, भेज दो, लाहौर और लड़ाई करने के लिए कुछ भी हो जाए, तो वो लोग जो है हमेशा से ऐसे ही रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पे मसल में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जो आपका प्लांट और यीस्ट रहता है उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो जो मसल में होता है उसमें निकलता है कि लैक्टिक एसिड, और इसी एसिड के कारण आपको मसल्स पे क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी। आप सबको पता है एनर्जी ATP के फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर इसको 2 ATP बस मिलेगा, इसमें भी कितना ही मिलेगा, 2 ATP ही मिलेगा। ठीक है, दोनों में 2 ATP ही मिलता है, मतलब इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि क्रैब्स साइकिल के थ्रू क्या होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो आपका एनारोबिक रहता है, उसमें थोड़ा सा कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, यानी कि क्रैब्स साइकिल नहीं चलता। अब इतना आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके न्यू टॉपिक पर, जो है क्या, एक्सक्रिएशन। क्या आपका न्यू टॉपिक जो है क्या, एक्सक्रिएशन बोल सकते हैं, ऐसा आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग प्लांट में एक्सक्रिएशन देखेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो एक्सक्रिएशन का बेसिक मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में जितने भी जो वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है और उसे बाहर कर देना है। मतलब वेस्ट मटेरियल के साथ होता है ना,
जैसे कि आप गेहूं को ऐसे कुटवाओगे तो उसमें कुछ कुछ छिलका वगैरह भी आता है, तो छिलकों को फिर अलग करवाना पड़ता है। उसी तरीके से वेस्ट मटेरियल जो होता है अच्छे मटेरियल के साथ मिला होता है, लेकिन उसमें से अच्छे मटेरियल को हमको हटाकर अपने पास रखना है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उन सारे वेस्ट मटेरियल को हमको कहाँ भेजना है, बाहर फेंकना है। तो उसी तरीके का काम करता है कौन, किडनी। तो मैंने आप सबको पहले से ही बता दिया कि जो हमारा बॉडी है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को देखकर क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। क्योंकि मैंने बताया था फिर हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो उसी तरीके से इसका मेन काम है क्या, हार्ट को प्यूरिफाई करना, क्योंकि हार्ट भी 120 दिन तक रहता है और 120 दिन के रहने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो उसी ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हमारा मैकेनिज्म बना है जो है क्या, किडनी। अब इसी किडनी का एक यूनिट होता है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, नेफ्रॉन की किडनी है उसका बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन। तो इसमें तो बस आपको बेसिक ओवरव्यू लेना है कि किस तरीके से होता है। बाकी नेफ्रॉन होगा क्या आपका मेन स्ट्रक्चर, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये प्यूरिफाई करता है। तो आप सबको पता है हमारे पास 2 किडनी होते हैं। किडनी का शेप बीन लाइक होता है। देखो जैसे यहाँ पे जो बीजा रहता है ना, जो बरबट्टी का जो बीजा रहता है उसको देखना ऐसी रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बीन शेप बोलते हैं। देखो यही जो किडनी है इसी के ऊपर में रहता है क्या, आपका एड्रीनल ग्लैंड। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जो है कि आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपको हार्मोन ग्लैंड वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो उसमें एड्रीनल ग्लैंड रहेगा। तो ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ रहेगा, किडनी में। इसको याद रखना, जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लिक करवाऊंगा भाई कि हाँ मैंने उसमें इससे बताया था, तो आपको ये याद रहना चाहिए। हमारे पास कितने किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं। तो ये क्या, 2 किडनी। अब इसमें से हम लोग ने एक किडनी को ऐसे खोल के देखा है भाई कि इस किडनी के अंदर क्या क्या है। देखो ये जो किडनी है ना, बेसिकली ये 2 किडनी आप देख रहे हो, तो ये 2 किडनी कैसे कनेक्टेड है, दोनों में भी यहाँ वीन लगा है। देखो यहाँ पे एक एरोटा है, यहाँ पे वेना कावा है। ये दोनों क्या है, वीन। आप सबको पता होगा कि एरोटा जो है बड़ा रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ यार पहले आप लोग वो 2 वीडियो देख के आओ भाई। मैं हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो में पूरा प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आप समझिए एरोटा जो है सबसे बड़ा वीन होता है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वेना कावा सबसे बड़ा जो है वीन होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है। तो यही दोनों इससे वायरिंग से जुड़े होते हैं। यही क्या करते हैं, ब्लड को इसमें छोड़ते हैं और ब्लड को छोड़ते हैं, और फिर ये प्यूरिफाई करके जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है। फिर आप क्या करते हो, यूरिन के थ्रू से बाहर कर देते हो। ठीक है, जब हमारा माइंड बोलता है इसको निकालो, फिर हम लोग निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फिर बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो अब जरा हम लोग पूरा ऊपर से नीचे तक समझते हैं। देखो हमारे पास 2 किडनी होती है। इस 2 किडनी के अंदर में अगर हम देखें तो एक जो किडनी रहता है उसके अंदर में जो ऊपरी भाग जो रहता है उसको बोलते हैं क्या, कार्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको, कार्टेक्स। और इसके बीच में ना जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर नेफ्रॉन रहेगा। हमारे शरीर में करीब 20,000 नेफ्रॉन रहते हैं। तो उस वही जो नेफ्रॉन रहते हैं वो किसके अंदर रहते हैं, मेड्यूला के अंदर रहते हैं। किसके अंदर, मेड्यूला के अंदर। तो किडनी का ऊपर भाग कॉर्टेक्स और उसके अंदर क्या रहता है, मेड्यूला। और उसी के अंदर रहेगा क्या, आपका बोल सकते हैं उसी के अंदर रहेगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, अब ये जो विन है ना, जैसे हम सब ने देखा था जो लंग है, लंग के लिए हम लोग अलग सी वर्ड यूज़ किए थे पल्मोनरी। उसी तरीके से आपका किडनी है, तो किडनी के विन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, रीनल विन। क्या यूज़ करेंगे, रीनल विन। जैसे कि आप सबको पता है हर चीज़ की स्पेशलाइज सेल से बना होता है। जैसे आपका हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है, आपका ये जो किडनी है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है, आपका जो बोल सकते हैं ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। उस तरीके से ये भी बना हुआ है। तो जो ये जो किडनी है पूरी तरीके से वायरिंग से कनेक्टेड रहता है। ये 2 वायर आपको दिख रहे होंगे, इसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। ये 2 पाइप होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं किसको, किडनी से। अब यहाँ से जो प्यूरिफाई करने के बाद ब्लड को जो वेस्ट मटेरियल, देखो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया यहाँ से प्यूरिफाई हुआ, फिर वो वापस चले गया। लेकिन जो प्यूरिफाई करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल आया वो यूरेटर के थ्रू कहाँ पर जमा हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर वही यूरिनरी ब्लैडर जब पूरा भर जाता है तो फिर हम लोग यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू इसे बाहर कर देते हैं। अब बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इस साल आया क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो खुद अनुमान लगा लो कि क्या आएगा, यही आएगा। बस मुंह पे बोल दिया आपके कि ये आ रहा है, पेपर में लिखा हुआ 3 नंबर का, मेरी गारंटी है आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा। ठीक है, अब इसका बहुत बेहतरीन जो है क्या देखते हैं, यूनिट जो है क्या, नेफ्रॉन। इसके डायग्राम को हम लोग जरा समझते हैं। कुछ एकदम नागिन वागिन टाइप दिख रहा होगा, देखो इसके आपके सामने पूरा नागिन बना हुआ है। ये नागिन नहीं है बल्कि ये नेफ्रॉन है। ठीक है, यही क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है आपके किडनी का। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। देखो मेरा मानते हो तो ये जो है, और किडनी का जो डायग्राम है मेरी मानते हो तो बोल सकता हूँ मैं, इसका मेरे को 90% चांस लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। या तो लंग आएगा, क्योंकि पिछले बार अभी जो 2024 वाला बैच था इसमें हम लोग का आया था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो मेरे को लग रहा है ऐसा कि इनमें से कोई खटक जाएगा, तो आपको डायग्राम प्रैक्टिस भी अपने पास रखना है, क्योंकि खड़े 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसके बारे में। देखो फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्या, एफरेंट एट्रियोल। अब कई बकलोल लोग को पता नहीं होगा एफरेंट एट्रियोल क्या होता है। देखो अब मैंने जो मेरा पिछला वीडियो देख के उसको पता होगा कि एट्रियोल में और आर्टरी, विंस, विनलेट में, इस सब में अंतर क्या है। तो एफरेंट एट्रियोल जो है सबसे पतला बोल सकते हैं नस होता है आपके बॉडी का। तो जो एफरेंट, जैसे मैंने बोला था हर एट्रियोल का अगर सबसे पतला नस, लेकिन एफरेंट बोल रहा है। एफरेंट क्यों? क्योंकि वो किस में जा रहा है, किडनी में जा रहा है। और वैसे ये वाला जो नस रहेगा इसको इफरेंट बोलेंगे। देखो एफरेंट का मतलब होता है एंटर, मतलब किडनी में एंटर करने वाला एट्रियोल को क्या बोलेंगे, एफरेंट एट्रियोल। और जो किडनी से बाहर आने वाला जो वो है क्या बोलते हैं आपका नस है, उसको क्या बोलेंगे, इफेरेंट एट्रियोल। अब देखो मैं जरा आपको कुछ कौन सा बताऊँ। देखो जैसे मुझे ये बताओ, जैसे आपको पानी रहता है ना, पानी, अब पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं इसका। क्या होता है, यहाँ से ब्लड आता है, ब्लड यहाँ से घूमता है, घूमने के बाद यहाँ से क्या होता है, जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स रहते हैं वो सब कहाँ हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ उसमें भी बच जाते हैं जो वेस्टेज के साथ आते हैं, उसके बाद हेनेली लूप से गुजरते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से वो प्यूरीफाई हो जाता है। प्यूरीफाई होने के बाद वापस चले जाते हैं और इफरेंट के थ्रू वापस हमारे नर्व्स में मिल जाता है। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो सब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में बाहर हो जाता है। क्या बोले सर जी, समझ नहीं है? जिसको समझ आएगा ठीक है, जिसको नहीं आया अब आ जाएगा। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपको पानी को ना एकदम ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो पानी जो है बोर चलेगा तो उसमें प्रेशर करना रहता है, क्या करते हैं उसके सामने का जो एरिया रहता है उसको कम कर देते हैं। वैसा ही होता है क्या यहाँ पर, हमारे ब्लड को ना एफरेंट एट्रियोल से ही क्यों भेजा जाता है, क्योंकि ये बहुत पतला रहता है, जिस कारण से जो हमारा ब्लड रहता है एकदम प्रेशर से आता है भयंकर तरीके से, पूरा गुरमेट देते हैं इसको। अब इतना ज़्यादा प्रेशर से होता है कि पूरा खून गर्म हो जाता है, पूरा खून गर्म हो जाता है। अब खून के गर्म होने से क्या होता है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होंगे, जैसे प्रोटीन हो गया, एनर्जी हो गया, एटीपी हो गया, ये सब जो है बाहर निकल देते हैं और बाहर निकलकर बोमेंस कैप्सूल में कैप्चर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ कहाँ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मतलब हमारा पहला पड़ाव ये हो गया कि जो वेस्ट मटेरियल था उसको अलग करना है कुल मिला के, और जो हमारे जरूरी है उसको हमको बाहर निकाल। तो पहला पड़ाव ये हो गया कि प्रोटीन वगैरह पहले चले गया। अब दिक्कत ही आएगा किसके लिए, विटामिन के लिए, क्योंकि कैल्शियम वगैरह जो रहेगा आपका, फॉस्फेट रहेगा, वो तो अभी भी इसी के साथ है ना। तो उसको कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक ट्यूब होता है जिसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब इसका नाम बहुत भद्दा टाइप का लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, बाकी आपके काम का नहीं है। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो आपके लिए जरूरी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लेकिन आप मैथ्स वगैरह वाले हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ट्यूब है, इसी ट्यूब में क्या होता है, इसका ट्रैफिक पुलिस देखता है, हाँ विटामिन, कैल्शियम, आयरन, कहाँ भागते हो तुम, इतिया सबको इकट्ठा करता है और सबको पकड़ के लेके जाता है। चल चोट्टा कहीं का भागेगा तू। पूरे लोग को ट्रैफिक पुलिस टाइप एक जो खड़े को देखते रहता है, हाँ ये जा रहा है, कैसे पकड़, वो आयरन पकड़, वो पकड़, ऐसे सबको पकड़ता है और एक साथ लेके चले जाता है। और ये जो रद्दी खाता वाली चीज़ होता है उसको, तुम लोग का काम नहीं है, कैसे, रुक पकड़, सबको पकड़ पकड़ के वापस लेके चले जाता है। और जो मटेरियल रहता है वो पूरी तरीके से इधर आ जाता है। तो इस जगह पर जो ब्लड रहता है ना, पूरी तरीके से प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है। मतलब इस जगह पर वो जो मैंने बोला ना पुलिस, अभी ऐसे छोरी के स्टोरी के रूप में समझ लो, तो वो जो रहता है पूरी तरीके से स्पेशलाइज हो जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो पूरा ब्लड रहता है, जो हमारे काम का चीज़ है, वो पूरा एक तरफ अलग हो जाता है, और जो वेस्ट है पूरी तरीके से एक तरफ अलग हो जाता है। मतलब यहाँ से मेन होता है कि आपका हेनेले लूप। लूप उस जगह को बोलते हैं, जैसे लूप ऐसे कर्व जगह को बोलते हैं, इसको पैराबोला भी बोलते हैं, लेकिन लूप बोलते हैं इसको। तो ये जो है हेनेले लूप में पूरी तरीके से ब्लड स्टोर होता है, किसमें, किस फॉर्म में, तो पूरी तरीके से शुद्ध यानी कि पूरी प्योर में। और जो वेस्ट रहता है यहाँ से बाहर चले जाता है और कलेक्टिंग डक्ट में खत्म हो जाता है, मतलब निकल जाता है। तो यही है क्या बेसिक आपका फीचर। अब इसमें आपको बस नाम ये याद रखना है, एफरेंट एट्रियोल। ग्लोमेरुलस इसको लच्छे को बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल उसके बाहर में होता है, यहाँ पर ये आपका हेनेली लूप होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये नेफ्रॉन खत्म हो जाता है। अब भाई आपका इस चैप्टर का बोल सकते हैं कि पूरा पढ़ाओ तो खत्म हो चुका है। अब आपका थोड़ा एक बोल सकते हैं प्लांट में देख लो यार, प्लांट में है, बाकी इससे क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं कि नहीं के बरोबर में आएगा। अगर आ भी गया धोखे से तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर 3 नंबर के लिए आएगा। तो इसको ज़रा समझते हैं। देखो अब जैसे आप सबको पता है भाई, हमारे बॉडी में जिस प्रकार से क्या पड़ रहा है, खून बन रहा है, सब चीज़ बन रहा है, उस तरीके से जो आपका प्लांट रहता है, प्लांट के शरीर में भी पूरी तरीके से मैकेनिज्म रहता है, जिस मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है कौन, तो उसके लीफ में जो प्रेजेंट रहता है स्टोमाटा। किस तरीके से, तो जो स्टोमाटा रहता है ना, वहाँ पर उसके लीफ में प्रेजेंट होता है। और स्टोमाटा आप सबको पता है किस तरीके से दिखता है,
इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी ओपन स्टोमाटा बना रहा हूँ। और ये हो गया कि आपका ओपन स्टोमाटा, ये आपका आएगा भाई ओपन स्टोमाटा। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है ना बाबू, देख के चला लेना। गेंदा फूल, पूरा गेंदा फूल बना रहा हूँ मैं तेरे भाई साहब। गजब गजब, वाह मजा ही आ गया सर जी। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है कि आपका स्टोमाटा, ऐसा नहीं दिखता दरिद्र टाइप, लेकिन ये क्या है, ओपन स्टोमाटा का डायग्राम है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, इसका न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर इसका वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा जो वाटर को स्टोर करता है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड को सिक्योर करना। देखो इसमें तीन चीज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट जो फूड है उससे एनर्जी बनाता है, और जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो कलर को देखते हैं। जैसे आपका जो कैरोट रहता है वो गाजरी कलर के क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। अब ये बेसिक नॉलेज है। तो ये इस प्रकार से रहता है कि आपका स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा किस तरीके से रेगुलेट करता है, पहले आप ये समझो। तो ये जो है ना क्या होता है, देखो स्टोमाटा भी ओपन है। ओपन है मतलब यहाँ पर जो वाटर रहेगा वो हीट के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट के पड़ने से यहाँ पर क्या होगा, हीट पड़ेगा। हीट पड़ने के कारण जो पानी है वो बाहर क्या चलेगा, इवेपोरेशन होकर वो ऊपर उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने अंदर के पानी जब इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या करता है वो स्टोमाटा खुल जाता है, और खुलने के कारण वहाँ से पानी का लॉस होता है, जिसे हम लोग ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस कारण जो गर्मी का मौसम रहता है, क्योंकि प्लांट भी बहुत तेज है, वो जानता है ये चोराहा को मैं अगर खुलवा दूंगा तो ये चोटा तो पूरा पानी बर्बाद कर देगा, हमारा इतना मेहनत से जमा किए हैं पूरा बर्बाद कर देगा। उठा करके इसको क्या करता है, इसको गिरा देता है। और हम लोग सोचते हैं कि पतझड़ का मौसम है। बाबू पतझड़ का मौसम नहीं है, वो तो प्लांट ने जानबूझ के किया है कि यहाँ पर ये तो पत्ता गिरा दूंगा, नहीं गिराऊंगा तो ये तो चचुरा बवाल कर देगा, रे चोट्टा कहीं का पूरा पानी गर देगा, हम लोग क्या जिएंगे, खाएंगे, मरेंगे कैसे, ऐसा बोलते हैं। तो ये प्लांट का पूरा गिरा देता है और पानी को अपने पर स्टोर करते हैं। इसी कारण आप सबने देखा होगा जो रेगिस्तान रहता है वहाँ पर कैक्टस के फ्लावर में, मतलब जो कैक्टस प्लांट रहता है उसमें कांटे निकले रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिस कारण से वो उसका जो लीफ रहता है वो कांटे का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग ज़ेरोफाइटिक कहते हैं प्लांट, ज़ेरोफाइटिक प्लांट। तो ये बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आप देखोगे जो कैक्टस रहता है उसके अंदर पानी भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें लॉस करने वाला कोई नहीं। अगर इसमें भी लॉस करने वाला कोई नहीं रहता तो इसमें भी पानी रहता। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोमाटा का फंक्शन है। खैर हमारा बेसिक मुद्दा ये नहीं, बेसिक मुद्दा ये है कि देखो कोई चीज़ ना, जैसे यहाँ पर पानी आया, अब आप खुद समझो कि यहाँ पर जो पानी आएगा इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, लेकिन पानी आ रहा है, ठीक है, रूट से प्यूरिफाई होके आ रहा है, जाइलम फोएम भी आएगा, अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो लाता ही होगा। तो वो वेस्ट मटेरियल समय के साथ क्या होता है, एक जगह जमा हो जाता है, और वही क्या होता है, बाहर निकलता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में क्यों, क्योंकि ये एक्सक्रीशन एक ही बार करता है, तो एक्सक्रीशन निकालता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गम, यानी कि लासा। तो वो जो लासा रहता है ना, वो क्या है, इसका वेस्ट मटेरियल, यानी कि बाय प्रोडक्ट है किसका, वाटर का। तो वाटर का जो बाई प्रोडक्ट, कई बार लिखना चाहो तो लिख लो भाई, नोट करो, बाई प्रोडक्ट ऑफ वाटर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गम। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड गम। तो वही क्या होता है आपका गम। तो ये इस प्रकार से आपका वही होता है, क्या आपका एक्सक्रीशन होता है इसमें। अब जरा हम लोग इसके कुछ बेसिक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको जरा देखते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सक्रीशन के रूप में क्या छोड़ता है, तो गम छोड़ता है, चिपचिपा पदार्थ, जिसको हम लोग जानते हैं किसके रूप में, लासा के रूप में। अब जरा समझते हैं इसके बारे में। इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है क्या, जाइलम। खैर ये बच्चों का टॉपिक है, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है, क्योंकि बचपन में कौन लड़का पढ़ता तो है नहीं, तो इसलिए बताना पड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। देखो जाइलम और फोएम क्या, देखो जाइलम बेसिकली क्या करता है, रूट से वाटर प्लस मिनरल को सप्लाई करता है, किसमें, प्लांट बॉडी में। क्या बोला मैंने, जाइलम रूट से, जमीन से वाटर और मिनरल को सप्लाई करता है, क्या, पूरे प्लांट में। फिर से जाइलम रूट से वाटर और मिनरल को क्या करता है, सप्लाई करता है पूरे बॉडी में। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम स्टीम से, मतलब एक नीचे से और एक ऊपर से, तो ये हो गया क्या, स्टीम से क्या, एनर्जी
प्लस CO2 को पूरे बॉडी में क्या करता है, सॉरी CO2 बोल दो, सनलाइट को क्या करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। फिर से फ्लोएम स्टीम से एनर्जी और सनलाइट को पूरे बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। फिर से फ्लोएम स्टीम से बोलते जाओ, स्टीम से एनर्जी और सनलाइट को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अभी स्टीम का मतलब इसमें लीफ भी आ जाते हैं, ठीक है ना, लीफ वगैरह भी आ जाएगा। तो अब फिर से समझिए कि जाइलम जो रहता है रूट से वाटर और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करता है, और जो फ्लोएम रहता है वो स्टीम से एनर्जी और सनलाइट को करते हैं। अब जरा आप मुझे ये बताओ, कोई आदमी अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको मतलब बोल सकते हैं, ऐसा मत समझो, देखो जो जाइलम रहता है ना, जाइलम वो सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है, मतलब वो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, और जो फ्लोएम रहता है वो बाई डायरेक्शनल रहता है। इसका रीजन आप बड़े क्लास में होकर जान जाएंगे। तो फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे दोनों की ओर जाता है। और यूनिडायरेक्शनल का डिफरेंस लिखने के लिए आया तो लिख देना। और इसका एक बेसिकली वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस भाई? Plant prepare their food with the help of sunlight CO2, and as a byproduct they excrete oxygen. This process is called photosynthesis. इतना बकवास का टॉपिक है, ये पेपर में आता है 2 नंबर के लिए, तो इसको आप लिखोगे, ठीक है ना। वैसे एक इकोसिस्टम नाम का बकवास टॉपिक आता है। इकोसिस्टम बकवास नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इकोसिस्टम मैंने बता दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। जरा समझते हैं क्या आपका, हाँ ये इसमें क्या होता है, CO2 रहता है, आप सबको पता है, और H2O मिलेगा। ये सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस में O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, O2। अब भाई केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लो। यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 6 आएगा। 6 किए तो हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे सिर्फ 6 ही कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 12 6 18 हो जाएगा, 18। और यहाँ पर तो 6 पहले से, इसलिए 12 है, तो 12 चाहिए, इसलिए यहाँ पर 6। तो इस तरीके से आपका केमिकल बैलेंस हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस को याद कर लो, फोटोसिंथेसिस क्या है वो आप अपने ओन वर्ड में लिखना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अच्छा, आपको आज होमवर्क नहीं दिया ना, होमवर्क दो। बाकी आप लोग कमेंट तो मारते नहीं, क्या मतलब यार, चलो फिर भी दे देते हैं। कमेंट मारना ना भाई, क्या है ऑप्शन। पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, पहला क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए कि किडनी का जो रहता है, किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है, ये आप क्वेश्चन बता देंगे कमेंट में। दूसरा चीज़ ये बताना कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था बीच में कि हमारे गले में खाने को नीचे उतारने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम आप कमेंट में मार देना, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगर आप चाहें तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप नेक्स्ट चैप्टर बोले तो नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।